जय हिंद साथियों, लक्ष्य डिवीजन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कल आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे आरपीएफ का, जो एक सीरीज चलाया जा रहा है वंदे भारत। आज वंदे भारत सीरीज का दूसरा क्लास है, तो आप लोग से फिर कह रहा हूं दोबारा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस का पेपर है 2019 का आरपीएफ कांस्टेबल का, और निश्चित है एसएससी और रेलवे अपने प्रीवियस से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट भी करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। तो आज के क्लास का देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन, याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 2019 का है। ये पेपर कब का है? तो आरपीएफ, ठीक है ना, कांस्टेबल 2019 का है, इसलिए पूछ लिया है। ठीक है, अब ये चीजें हट गया, यानी एंग्लो इंडियन शब्द को ही हटा दिया गया। जो 2 सदस्य मनोनीत हुआ करते थे ना, अब ये प्रावधान हटा दिया गया। और प्रावधान हटाया कैसे गया है? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन करके। वो कौथा संविधान संशोधन था? एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंग्लो इंडियन क्षेत्र से जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे, वो किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अधिनियम बनाया गया। ठीक है, 126वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना? 104वें द्वारा अधिनियम अधिरोपित कर दिया गया कि अब एंग्लो इंडियन शब्द की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? 126वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन वो लागू कब हुआ, यानी प्रभावी कब हुआ? तो 2020 में हुआ। प्रभावी कब हुआ ये नियम? तो 2020 में हुआ। याद रखिएगा आप लोग। लेकिन सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन करेगा तो इससे करेगा। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन होते कौन थे, यहाँ थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। आप लोगों को पता है भारत ब्रिटिश शासन के गुलाम था। जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके पहले भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया था, संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो जब संविधान सभा के निर्मात्री सदस्य थे, उन लोगों के मन में विचार गया कि निश्चित है कि कुछ यूरोप कंट्री वालों को अपने यहाँ, जो ये भारत में रह रहे हैं, उनको यहाँ के भी पर्यावरण प्रभावित किया होगा, आकर्षित किया होगा, वो यहाँ भी रुक सकते हैं। और जब रुकेंगे तो निश्चित है हमारी आज तक हमको प्रभावित किए हैं, वो दिक्कत हमको किए हैं, पीड़ित हमको किए हैं, तो आने वाली हमारी भी जो पीढ़ियाँ होगा, जो हमारे यहाँ के लोग होंगे, उनको भी समस्या पैदा करेंगे, उनको कष्टदायी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा होता भी है, बदले की भावना तो रहती ही है। ठीक है, तो इन लोगों ने उन्हीं के लिए, यानी जो यूरोपवासी यहाँ रहेगा, यहाँ के नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो निश्चित है फिर अब वो शादी कहाँ करने जाएगा? तो यूरोप में जाएगा नहीं, भारत में ही शादी करेगा। तो एंग्लो यानी यूरोपी, इंडियन यानी कि भारतीय, तो भारतीय महिला शादी करेगा, दोनों का सम्मिश्रण हो गया और वही एंग्लो इंडियन समुदाय कहलाए। तो नियम बना 10 वर्षों के लिए संविधान में कि 10 वर्षों तक अगर लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय से पर्याप्त प्रतिनिधित्व चुन के नहीं आते हैं, तो लोकसभा में, कहाँ? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे और राज्यों के विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन अब 10 वर्ष के बाद भी इसको बढ़ाया गया बार बार। अब क्या कर दिया गया? अब इस चीज को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अब नहीं रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के कारण
एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तो सापेक्ष गति क्या होगा? शामिल हो रही है, गलत, कोई परिणाम नहीं, गलत, बढ़ता है नहीं, संघर्ष, यानी संघर्ष करेगा, क्या? संघर्ष सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, संघर्ष सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील। कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है? कोलेरू झील किस त्रिकोण में पाई जाती है? ये होना चाहिए। तो कोलेरू झील याद रखेगा, गंगा और महानदी, ये गंगा शब्द लगा यही, ये गलत हो गया। ठीक है ना, महानदी और गोदावरी हो सकता है, गोदावरी और कृष्णा, यानी कि ये सही हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा के बीच में, कहाँ? गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक कोलेरू झील है। ठीक है ना, कोलेरू झील के बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट देखते हैं हम लोग। जैसे फिगर देख रहे हैं, एक कोलेरू झील है। जैसे मणिपुर में लोकटक झील है और उस लोकटक झील के अंदर द्वीप है, लेकिन वो द्वीप का विशेषता है कि वह द्वीप तैरता हुआ द्वीप है। वह द्वीप क्या है? तैरता हुआ द्वीप। लेकिन यहाँ इस झील के अंदर भी द्वीप है और उस द्वीप का नाम है क्या? तो कोली टिकोटा, कोली टिकोटा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस द्वीप, इस झील के अंदर भी एक पक्षी अभ्यारण्य भी है और वो पक्षी अभ्यारण्य फिगर में आप लोग देख सकते हैं। और पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो अट्टापक्का पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? अट्टापक्का पक्षी अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, जो कोलेरू झील है उससे आंध्र भूमि स्थल में, यानी रामसर जो होता है ना, रामसर आंध्र भूमि स्थल के तहत कर दिया गया है। और कब किया गया? तो 19 अगस्त 2002 को, यानी रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। 19 अगस्त 2002 को एक कोलेरू झील को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, कोई व्यक्ति है एक और वो दोनों के लिए चुन लिया जाता है, दोनों के लिए चुन जाता है, तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। घर के वांछित हाल, यानी जो ये सदन बना है, दोनों के भीतर वांछित काम करने के बारे में सूचित करना। तो कितने, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 30 दिन गलत, 14 दिन गलत, 10 दिन सही हो जाएगा, यानी 10 दिन आंसर सही होगा। तो आप लोग ऐसे इसको समझिए कि एक ही व्यक्ति है, 2 सदनों के लिए चुन लिया जाता है, तो एक सदन को कितने दिन के अंदर उसे छोड़ना होता है? तो 10 दिन के अंदर छोड़ना होता है। किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा 101 का पहला, यानी 101(1) के तहत, अनुच्छेद 101(1) के तहत ये वर्णित किया गया है कि 10 दिन के अंदर उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग पता होगा, ये फिगर देख रहे हैं, ये किसका फिगर? कोशिका का है। ठीक है ना, तो कोशिका की खोज याद रखिएगा आप लोग, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के नाभिक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो अशोक स्तंभ सिंह आप लोगों को पता है कि वाराणसी में सारनाथ है, वही है सारनाथ। ऑप्शन में देखेंगे सारनाथ, सारनाथ में है। कहाँ? वाराणसी के सारनाथ में। महात्मा बुद्ध को जब गया से, बोध गया में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सारनाथ में ही प्रथम उपदेश देते हैं। सारनाथ में ही क्या करते हैं? प्रथम उपदेश देते हैं। आप लोग देखिएगा, इसमें फिगर में है, ये जो अशोक स्तंभ है ना, ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। किसका बना है? लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। आज वही वो जहाँ अशोक स्तंभ आपको दिख रहा होगा, वहीं वो नीचे जमीन के अंदर धंसा हुआ मिला। ठीक है ना, लेकिन अब इसको सारनाथ संग्रहालय में रख दिया गया। अब कहाँ रखा गया? सारनाथ संग्रहालय में रखा गया। ठीक है ना, इसकी परिमाप कितना है? यह 210 × 283 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अशोक स्तंभ
अशोक स्तंभ आप लोग को पता है ये अशोक ने बनवाया था। और अशोक ने बनवाया कैसे, वो किस से प्रभावित हुआ, बहुत एक तरह से क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन एक कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग के युद्ध में इतने जाने जाती है कि उससे अदम मतलब वो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है और दयावान हो जाता है और वही बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्या अपनाता है? बौद्ध धर्म को अपनाता है। और जहाँ प्रथम यानी महात्मा बुद्ध जहाँ प्रथम उपदेश दिए थे वहीं सारनाथ, वहीं अशोक स्तंभ का निर्माण करा देता है। वहीं क्या करता है? अशोक स्तंभ का निर्माण करा देता है। अशोक स्तंभ यहाँ देखेंगे आप लोग, अशोक स्तंभ में तो 4 जानवर दर्शाए गए हैं। वो 4 जानवर कौन है? घोड़ा है, बैल है, हाथी है, शेर है। पश्चिम दिशा में कौन है? घोड़ा है। पूर्व दिशा में कौन? बैल। दक्षिण दिशा में कौन? हाथी। उत्तर दिशा में कौन? शेर। वैसे उसके शीर्ष पर भी 4 शेरों का मुख है। ठीक है ना। अब आते हैं अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन गणतंत्र भारत हुआ उसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को घोषित कर दिया गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? पॉलिस्टर गलत, बैग गलत, नायलॉन गलत, रेयान होगा। क्या आंसर होगा? रेयान आंसर सही हो जाएगा। एक कृत्रिम रेशम होता है रेयान, और ये बहुलक द्वारा मतलब ये इसको बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है कावेरी, पेरियार, दामोदर, शरावती। कावेरी भी गलत है, पेरियार भी गलत है, दामोदर भी गलत है। सही क्या हो जाएगा? तो शरावती नदी सही हो जाएगा। हमेशा इसको दिमाग में बैठाए रखिएगा, शरावती नदी आंसर होगा। जोग जलप्रपात जो था, जोग या गरसोपा जलप्रपात, जोग या गरसोपा जलप्रपात का वर्तमान नाम क्या रख दिया गया है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। वर्तमान नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। और ध्यान दीजिएगा, इसमें दिख रहा होगा 4 धारा दिख रहा होगा। ठीक है, इस चारों धाराओं का अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? तो राजा, राकेट, रोरर, रानी, यानी 4 धाराओं का समूह क्या है? तो जोग या जलप्रपात, जोग जलप्रपात। और उसका वर्तमान नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला देखते हैं। दक्षिण सबसे ज़्यादा एसएससी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इतनी बार रिपीट किया गया है कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इस क्वेश्चन को आप लोग विशेष तौर पर देखिएगा, ये आरपीएफ में भी 2019 में पूछा है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। ऑप्शन है गोपुर, विमान, घर, अंतरिक्ष। ध्यान दीजिएगा, एक गोपुर नहीं होता है, एक गोपुरम होता है। क्या होता है? गोपुरम, यानी मौ भी उसमें लगा रहता है तो गोपुरम होता है। ठीक है ना। आप लोग इसमें देखेंगे तो जैसे फिगर बनाया गया है तो इसमें अलग अलग उसके भाग का नाम रखा गया है। तो आप लोग यहाँ देखिए, द्रविड़ स्टाइल, यानी कि आप लोग को पता है उत्तरी भारत में नागर शैली चलता है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से निर्मित होते हैं। ठीक है ना। तो द्रविड़ शैली वाला, अब प्रवेश द्वार को क्या कहा जा रहा है? गोपुरम कहा जाता है। आगे जो हाल होता है उससे क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ उत्तर भारत में मंडप, वहाँ क्या बोला जाता है? मंडपा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाल को मंडपा बोला जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद से सबसे ऊपरी सिरा को शिखर बोला जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। अगला देखते हैं 10वां, यानी आज के लास्ट क्वेश्चन। शुक्र अपने अक्ष के एक खाली स्थान कर दिया से फिर खाली स्थान कर दिया है तक घूमता है। आप लोग को पता है कि वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? तो पहले 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 8 ग्रह है। एक ग्रह था
यम उसको क्या कर दिया गया है, ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके 52 ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो अब कितने हैं, तो 8 है। 8 कौन कौन है, तो आसानी से आप लोग जानिएगा। 8 अगर नाम याद करना हो तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जो एक सप्ताह में दिन होते हैं, एक सप्ताह के दिनों में से 2 दिन को निकाल दीजिएगा, रविवार और सोमवार को निकाल दीजिएगा। उसके बाद से और सारे दिनों को नामकरण कर लीजिएगा, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 हो गए। एक पृथ्वी जिस पर हम लोग निवास करते हैं 6 हो गए, और लास्ट में अरुण और वरुण, यानी 6 2 8 हो गए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। 2 ऐसे कौन कौन है ग्रह, तो बुध और शुक्र हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। 2 ऐसे ग्रह हैं जो ग्रहों की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। वो 2 ग्रह कौन कौन है, तो शुक्र है और अरुण है। विपरीत दिशा आप लोग को पता होगा कि एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर दिशा है, एक दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का दिशा ध्यान दीजिएगा 1 से स्टार्ट होता है। किससे, तो 1 से घड़ी स्टार्ट होती है, तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, तो आप लोग यह देखिए, ये देशांतर रेखा है, काल्पनिक देशांतर रेखा। क्या है, काल्पनिक देशांतर। काल्पनिक देशांतर रेखा के किस दिशा से क्लॉकवाइज की सुई यानी कि घड़ी की सुई स्टार्ट होती है, तो पूरब दिशा से स्टार्ट हो रही है। एक यानी कि झुक गया इतना, तो पूरब दिशा से स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए क्लॉकवाइज का दिशा होता है पूर्व से पश्चिम, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, इस 8 ग्रहों में 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, यानी कि इसको उल्टा बोलना चाहिए, लेकिन 8 में 6 का बहुमत हो जा रहा है। 2 ग्रह शुक्र और अरुण ग्रहों की विपरीत दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि वो सीधा परिक्रमा कर रहे हैं, क्लॉकवाइज परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, यानी अल्पमत है। और अल्पमत है तो उन्हीं को उल्टा बोल दिया जाता है, यानी जो सीधा चाल चल रहा है उसको उल्टा बोला जाता है, और जो उल्टा चाल चलता है उसको सीधा बोल दिया जाता है। तो याद रखिएगा, शुक्र और अरुण। तो यहाँ देख लिए आप लोग, तो ये क्लॉकवाइज की दिशा क्या हो गई, पूर्व से पश्चिम। इस ऑप्शन में ढूंढते हैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। और सब इसमें बताने के लिए बहुत चीज़ है ये सौरमंडल में, लेकिन सौरमंडल का अगला कोई चैप्टर होगा उसमें बताया जाएगा। जैसे शुक्र से संबंधित है, तो शुक्र को भाग्नि ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ ये ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में बस भर प्रेशर कुकर की अवस्था पाई जाती है, यानी उसके वायुमंडल में ही चावल पक जाएगा। जैसे हम लोग क्या बोला जाता है, गैस पे हम लोग प्रेशर कुकर रखते हैं, उसमें चावल पकाते हैं, लेकिन उसके वायुमंडल में ही पक जाए। मतलब बहुत ही विशेषता है, ग्रहों पे तो पूरा 2 से 3 दिन लग सकता है। तो आज के वीडियो हम बस इतना ही रहने देते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब इस चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद साथियों।